अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस दफ़ा ज़रीना पर जो पाबंदी लगाई गई वो पहले से ज़्यादा सख्त थी। भाइयों ने अपनी बीवियों से कह दिया था कि वो ज़रीना से खूब काम लें और उसके साथ कोई नरमी ना बरतें। अब एहतजाज करना बेकार था क्योंकि भाई पूरी तरह दुश्मनी पर उतर आए थे। कुछ अरसे के बाद भाभियों ने ज़रीना को साजिद के ताने देना शुरू कर दिए। उस पर बेरा रवि के इल्ज़ामात आयद करने लगीं। उनके तानों के मुताबिक ज़रीना बुरी और आवारा लड़की थी। लड़कों से यारियां लगाने के लिए कॉलेज जाती थी। उसकी वजह से ख़ानदान की नाक कट गई थी। ज़रीना अगर इन बातों का जवाब देती तो भाइयों के अताब का निशाना बनती। ज़रीना की माँ इन बातों की वजह से सख्त परेशान थी। उसने 2-3 जगहों पर बेटी के रिश्ते की बात चलाई, मगर उसकी बहुओं ने हर दफ़ा लड़के वालों को बदसंद कर दिया। उन्होंने बरादरी में ये मशहूर कर दिया कि लड़की आवारा, बदचलन और नीम पागल है। इन बातों ने ज़रीना को वाकई नीम पागल बना दिया था। वो एक बार फिर उजड़ी उजड़ी सी हालत में रहने लगी। माँ के सिवा कोई उसको तसल्ली देने वाला नहीं था। माँ के दिल पर इन बातों का बहुत सदमा था, लेकिन उसका कोई बस नहीं चलता था। बल आखिर शोहर की वफ़ात के 4 साल बाद उसका भी इंतकाल हो गया। माँ की वफ़ात के बाद ज़रीना बिल्कुल बेसहारा हो गई। भाभियों ने उसे पहले से ज़्यादा दुख देने शुरू कर दिए। वो हर वक्त तानों से उसका सीना छलनी करती रहती। ज़रीना ज़्यादातर खामोश रहती, लेकिन जब उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती तो फिर फट पड़ती और चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेती। फिर ना तो वो किसी धमकी से घबराती और ना ही मार से डरती। जिस इंसान की बात सुनने वाला कोई ना हो उसकी ऐसी ही कैफियत होती है। फिर वो अपनी बात नहीं सुनाता, फ़कत अपने दिल की भड़ास निकालता है। एक शाम बड़े भाई ने ज़रीना से कहा, अगर तुम इन हरकतों से बाज नहीं आओगी तो मैं तुम्हें पागल खाने में जमा करवा दूंगा। करवा दो, ज़रीना ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। आज ही करवा दो। अगर मैं पागल हूँ तो ये भी याद रखो कि तुम लोगों ने मुझे पागल किया है। वो पागल खाना इस अजाब खाने से बहरहाल अच्छा होगा। अगर तुम समझते हो कि मैं यहाँ खुश हूँ तो सुन लो कि मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ज़रीना, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। दुश्मन तुम लोगों से अच्छे होते हैं। उनका इंसान मुकाबला तो कर सकता है, उनसे बचने की कोई तदबीर तो कर सकता है। तुम्हारी इस फजूल बक बक से सब लोग परेशान हैं। क्या तुम अपनी ज़ुबान को लगाम नहीं दे सकती? ये फजूल बक बक नहीं, एक मज़लूम लड़की की फरियाद है। तुम लोग मुझ पर जो जुल्म कर रहे हो वो एक रोज़ ज़रूर रंग लाएगा। अगर तुम मेरे साथ ताउन करती तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती और अब तक तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी होती। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी ज़ुबान दराजी का ज़्यादा कसूर है। अगर तुम इस ज़ुबान दराजी से बाज नहीं आओगी तो अपना और ज़्यादा नुकसान करोगी। मैं ज़ुबान दराज हूँ, फजूल बक बक करती हूँ? ज़रीना फट पड़ी। तुम और तुम्हारी बीवियाँ तो बड़ी खुश गुफ्तार और पारसा हैं। मुझे पागल और आवारा किसने मशहूर किया है? मेरी शादी में किसने रोड़े अटकाए? सुबह शाम कौन तानों से मेरा सीना छलनी करता है? मेरे हिस्से की जायदाद पर किसकी नज़रें लगी हुई हैं? मेरे एहतजाज को फजूल बकबक कहते हो? मुझे पागल खाने में जमा करवाने की धमकियां देते हो? मैं इंसान हूँ, माल मवेशी नहीं हूँ। मैं अपने दुख किसको बताऊँ? तुम भाई होकर मेरे दुश्मन बने हुए हो। अपनी बीवियों को मेरे पीछे लगा रखा है। मेरी दाद फरियाद तुम्हें सुनाई नहीं देती। मुझे बताओ, मैं किसके सामने जाकर रोऊं? किससे इंसाफ चाहूँ? मुझे कैदियों की तरह इस घर में बंद कर रखा है। ना बाहर जा सकती हूँ, ना किसी से मिल सकती हूँ। किसी घर आए मेहमान के पास बैठती हूँ तो तुम्हारी बीवियाँ काम के बहाने उठा देती हैं। फिर मेहमानों के कान में फूंके मारती हैं कि ये पागल है, इसके सामने कोई बात ना करें। अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ यही होता रहा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊँगी। अशरफ ठीक कहता है, तुम्हारे साथ तो बात करना ही फजूल है। तुम किसी की बात सुनती ही नहीं। मेरी बात तो जैसे सभी सुनते हैं। हमारा अब इसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। आबिद की बीवी
विलायत बेगम ने कहा। ये इस घर में रहेगी या मैं रहूँगी? नहीं गुजारा होता तो चली जाओ यहाँ से, जरीना ने कहा। अपने बाप से कहो कि तुम्हें बंगला बना दे, ये मेरे बाप का घर है, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। देखा कैसी ज़बान चलती है इस चुड़ैल की, इसी वजह से कोई इसका रिश्ता कबूल नहीं करता। अच्छी होती तो अब तक इसका घर आबाद हो चुका होता। जहाँ भाइयों की नज़रें जायदाद पर लगी हों वहाँ बहनों की शादियाँ नहीं हुआ करती। नंद और भावज में तल्ख जुमलों का तबादला होने लगा। खुद गर्ज भाई ने अपनी बीवी को दूसरे कमरे में भेज दिया और बहन से कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसलिए गौर से मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का पढ़ा लिखा है और खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मैं चाहता हूँ कि इस साल फसल की कटाई के बाद तुम्हारी शादी हो जाए। उसने कदरे तवक्कुफ़ किया, फिर बोला, लेकिन शादी से पहले तुम्हें पक्के कागज़ पर दस्तखत करने पड़ेंगे। और अगर मैं दस्तखत ना करूँ तो? देखो जरीना, जायदाद हमारे कब्ज़े में है और कब्ज़े में ही रहेगी। मैं दस्तखत सिर्फ इसलिए करवाना चाहता हूँ कि बाद में हमारी औलादों के दरमियान कोई फूट ना पड़े। फूट तो ज़रूर पड़ेगी। अब तो मैं मर कर भी किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगी। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं ज़ालिमों और गासिबों को अपना हिस्सा कभी नहीं दूँगी। किसी यतीम खाने के नाम कर दूँगी, मगर तुम्हें कभी नहीं दूँगी। चौधरी आबिद समझ गया कि अब बात नहीं बनेगी। उसने भाई से मशवरा किया और जरीना को ज़बरदस्ती पागल खाने में दाखिल करवा दिया। ये सवा तीन साल पुरानी बात थी। वाकिफ़कार लोगों का ये भी कहना था कि चौधरी बरादरान ने बहन को पागल खाने में दाखिल करवाने से पहले कई रोज़ तक एक कोठरी में बंद रखा था और उसका हुलिया ऐसा बना दिया था कि वाकई पागल लगती थी। ये तमाम वाक़यात जो आपने अभी सुने हैं, ये तकरीबन 25-30 अफराद से पूछ कुछ के बाद मेरे इल्म में आए। इस दौरान मैंने एक ASI को लाहौर रवाना कर दिया था ताकि वो मेंटल अस्पताल से जरीना के बारे में पूछ कर आए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वकूए के मुआयने के दौरान मुझे 2 चीज़ों की कमी महसूस हुई थी। पहली कमी मैंने ये देखी कि जिस शतीर में रस्सी बंधी हुई थी वो खासा ऊंचा था। मैंने पेटी की पैमाइश की, उसके पास पड़ी हुई कुर्सी की ऊंचाई नापी, मतवफ़िया के कद और बाजुओं की पहुंच की पैमाइश की और देखा कि तकरीबन 1 फुट का फ़र्क रह जाता था। यानी अगर लड़की पेटी के ऊपर रखी हुई कुर्सी पर खड़ी होकर अपने हाथ बुलंद करती तो हाथों की उंगलियों और शतीर के दरमियान 1 फुट का फासला रह जाता। कुर्सी और पेटी के अलावा कमरे में कोई और ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे फासला कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। दूसरी कमी मैंने ये देखी कि कमरे में कोई जनाना चप्पल या सैंडल नहीं थी। वो सर्दियों का मौसम था और ठंडे फर्श पर नंगे पैर चलना खासा तकलीफ़ दे अमर था। बात की तफ्तीश के दौरान कई और बातें सामने आईं। चौधरी आबिद ने अपने इब्तदाई बयान में कहा था कि उसका भाई अशरफ बहन को पागल खाने से घर लाया था, मगर ये बात सच्ची नहीं थी। लोगों के बयानात से ज़ाहिर होता था कि अशरफ उन दिनों इलाके से बाहर नहीं गया था। कम अज़ कम 2 अफराद ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने रात के 9 साढ़े 9 बजे एक नारंगी रंग की कार हवेली के सामने रुकती देखी और जरीना उस कार से उतरी। उसने उम्दा किस्म का रेशमी लिबास पहन रखा था और एक सुर्ख रंग की शाल पहन रखी थी। कार चलाने वाला कोई ड्राइवर मालूम होता था। जरीना के साथ एक सूटकेस भी था जिसे ड्राइवर ने हवेली तक पहुंचाया था। अगर ये बयान सच्चा था तो फिर ये मानना लाजमी मालूम होता था कि जरीना पागल खाने से नहीं आई थी। ये बयान जिन 2 अफराद ने दिया था वो इतने मोतबर नहीं थे, लेकिन उनके बयान पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। मौत के वक्त भी जरीना अच्छे लिबास में मालूम होती थी और उसके बाल सलीके से बंधे हुए थे और उनमें रेशमी परांदा गुंदा हुआ था। इन वाक़याती शवाहिद की बिना पर मुझे यकीन हो गया कि जरीना को कत्ल किया गया था। उसने ख़ुदकशी नहीं की थी। ताहम मैंने चौधरी बरादरान को गिरफ़्तार करने में जल्दी नहीं की। जिस ASI को मैंने लाहौर भेजा था वो 5 रोज़ के बाद वापस आया। उसके साथ 3 या 4 अफराद और भी थे जो लाहौर से आए थे। मलिक साहब, ये इफ्तिखार लोधी हैं, ASI ने एक शख्स का तारुफ कराते हुए कहा। मैंने देखा वो शख्स सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला एक कवीउल जुस्सा शख्स था। उसका कद दरमियाना, आंखें शरबती रंग की और बाल भूरे थे। उम्र 35 और 40 साल के लगभग थी। उसकी आंखें सर्द और ठहरी हुई थी। दूसरी नुमायाँ चीज़ उसका ठोस और कसरती बदन था। वह ऐसा शख्स था जो दूसरों को मुतासिर करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता था, लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत चुप सा था। जब ASI ने उसका मज़ीद तारुफ कराया तो उसकी गैर मामूली खामोशी का सबब भी मालूम हो गया। ये मतवफ़िया ज़रीना बेगम के शौहर हैं, ASI ने मज़ीद कहा।
मुझे देर इसलिए हो गई कि लोधी साहब कारोबार के सिलसिले में कराची गए हुए थे। बैठे। मैंने इफ्तिखार लोधी से हाथ मिलाने के बाद कुर्सी की तरफ इशारा किया। सरीना बेगम की शादी की खबर मेरे लिए हैरत का बायस है। यहाँ कोई भी उसकी शादी के बारे में नहीं जानता। हमने बड़े अजीबोगरीब हालात में शादी की थी, लोधी ने हौले से कहा। फिर पूछा, क्या मेरी बीवी के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए हैं? कातिल? मैंने दानिस्ता हैरत का इजहार किया। हमें तो ये बताया गया कि जरीना ने खुदकशी की है। क्या आपने इस बात पर यकीन कर लिया है? नहीं, मैंने जवाब दिया। अगर यकीन कर लेते तो मज़ीद तफ्तीश ना करते। आपकी बीवी यहाँ किसके साथ आई थी? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मलिक साहब, मैं कारोबारी आदमी हूँ और बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। जरीना काफ़ी अरसे से भाइयों से मिलने को कह रही थी, लेकिन मैं टालता चला आ रहा था। कुछ तो कारोबारी मसरूफियात थी और एक ये बात भी थी कि मुझे खुद पसंद और हरीस लोग पसंद नहीं हैं। चंद हफ्ते कबल जब मैंने कराची जाने का प्रोग्राम बनाया तो जरीना ने पूछा कि वो मेरी अदम मौजूदगी में चंद रोज़ के लिए भाइयों से मिलने चली जाए। मैंने इजाज़त दे दी और ड्राइवर से कहा कि उसे छोड़ आए। हालांकि मेरा दिल नहीं मानता था। उसने गहरा सांस लिया। काश मैं उसे इजाज़त ना देता। मेरा 2 साला बेटा सुबह शाम अपनी दादी से पूछता है कि उसकी अम्मी कब वापस आएगी। अगर बेटे की उम्र 2 साल थी तो वाज़े तौर पर शादी तकरीबन 3 साल कबल हुई थी। लोधी साहब, आपने कहा कि आपकी जरीना से शादी अजीब व गरीब हालात में हुई थी। क्या आप उसकी तफसील बताना पसंद करेंगे? मेरा सवाल सुनकर वो ख़यालों में गुम हो गया। एक तवील तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा कि अरसा 10 साल कबल उसकी शादी अपने रिश्तेदारों में हुई थी। उसकी बीवी नहायत हसीन और पढ़ी लिखी थी। इस शादी पर वो बहुत खुश था और ख़ुद को दुनिया के खुशकिस्मत इंसानों में समझता था। लेकिन जब हसीन बीवी से वास्ता पड़ा तो सारी खुशकिस्मती भूल गया। उसकी बीवी नहायत गुस्से वाली और तेज़ मिजाज थी। उसने 3 सालों में लोधी की ज़िंदगी अजाब बना दी और बाल आखिर दोनों में अलाइदगी हो गई। इस साने की वजह से लोधी को हसीन लड़कियों से नफ़रत हो गई। बीवी से अलाइदगी के बाद उसने फ़ैसला किया कि वो अव्वल तो शादी ही नहीं करेगा और अगर करेगा तो किसी गरीब और कबूल सूरत लड़की से। 3 साल कबल उसे एक दोस्त की हमरा इत्तेफाकन मेंटल अस्पताल जाना पड़ा। वहाँ उसके दोस्त का कोई अजीज़ बेगर्ज़ इलाज दाखिल था। अस्पताल के अंदरूनी हिस्से से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। लोधी ने एक डॉक्टर से उन चीखों के बारे में पूछा तो उसने बेपरवाही से कहा, ये चीखें यहाँ के मामूलात का हिस्सा हैं। अगर हम इन चीखों की तरफ ध्यान देने लगे तो खुद भी पागल हो जाएं। डॉक्टर तो बात ख़त्म करके एक तरफ चला गया, मगर लोधी से ना रहा गया। वह अस्पताल के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा कि 2 मर्द अटेंडेंट एक नौजवान लड़की को खींचकर एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की के बाल बिखरे हुए थे और वो बुरी तरह चीख रही थी, कशमकश कर रही थी, मर्दों की मिन्नतें कर रही थी। वो कह रही थी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, खुदा के लिए मुझे बिजली का झटका नहीं लगाओ। मैं तुम्हें खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती हूँ, तुम्हारे पैरों को हाथ लगाती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बिजली का झटका ना लगाओ। लेकिन वो दोनों मर्द लड़की की चीखों पुकार से बेनियाज उसे यूं खींच रहे थे जिस तरह कोई कसाई बकरी को कुर्बानगाह की तरफ ले जाता है। जिस हाल की तरफ लड़की को खींच कर ले जाया जा रहा था उसके फर्श पर दर्जन भर मर्द और औरतें औंधे पड़े थे। किसी के मुंह से झाग निकल रहा था और किसी के हाथों पैरों में राशा तारी था। लोधी ने लड़की को खींचने वाले मर्दों से पूछा, इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? बिजली का झटका लगवाने, एक मर्द ने जवाब दिया। ये तो कह रही है कि ये पागल नहीं है, यहाँ सब यही कहते हैं, ज़रा छोड़ो तो इसे। मर्दों ने लड़की के बाजू छोड़ दिए। लड़की दौड़कर लोधी के पैरों में घिर गई। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें, मुझे इन कसाईयों से बचाएं, मैं पागल नहीं हूँ, आप मेरा इम्तिहान लेकर देख लें। मेरे भाइयों ने जायदाद के लालच में मुझे यहाँ दाखिल करा दिया, कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। आप समझदार आदमी लगते हैं, मुझे इन जालिमों के चुंगल से बचा लें। लोधी ने कहा, भाई ये तो समझदारी की बातें कर रही है। एक आदमी तंज़िया अंदाज में बोला, जनाब आपको पागलों का तजर्बा नहीं है, कभी कभी ये लोग दानिश्वरों की तरह बातें करने लगते हैं, लेकिन ये वक्ती बात होती है। लोधी ने हाल में पड़े हुए मरीज़ों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इनको क्या हुआ है? इनको बिजली के झटके लगाए गए हैं। लड़की हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे बचा ले साहब, मुझे बचा ले, मैं पागल नहीं हूँ।
لودھی لڑکی کو اسپتال کے انچارج کے پاس لے گیا اور کہا، ڈاکٹر یہ لڑکی پاگل نہیں ہے، اسے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ اس لڑکی کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جاننا چاہا۔ لودھی نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کا باپ ایک مصروف اور کاروباری آدمی تھا۔ وہ اس تعارف سے متاثر ہوا اور لڑکی کی فائل منگوا کر دیکھی۔ لودھی صاحب، اس لڑکی کا نام زرینہ ہے اور اسے اس کے ورثاء نے پاگل قرار دیتے ہوئے یہاں داخل کرایا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، زرینہ نے کہا۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور بھائی ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لو جی، اس کے پاگل ہونے کا ثبوت مل گیا، ڈاکٹر نے کہا۔ یہ کہتی ہے کہ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور ہمارے ریکارڈ کے مطابق اس کا باپ اسے خود یہاں داخل کروا کے گیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، زرینہ زور سے بولی۔ صبر صبر، لودھی نے زرینہ سے کہا۔ زور سے نہ بولو ورنہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ یہ تمہارے پاگل پن کا دوسرا ثبوت ہے۔ زرینہ چپ ہو گئی، پھر ہولے سے بولی، صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس کے بعد نہیں بولوں گی۔ آپ اپنے ذرائع سے میرے ابا جی کے بارے میں تحقیق کروا لیں۔ اگر وہ زندہ ثابت ہوں تو پھر بے شک میں پاگل ہوں۔ اگر یہ ثابت ہو کہ وہ مر چکے ہیں تو پھر مجھے رہا کر دیں۔ ڈاکٹر نے آنکھیں پھیلا کر زرینہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی دلیل سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ یہ بات چیک کرنے میں کچھ وقت لگے گا، اس نے کہا۔ لودھی نے کہا، ڈاکٹر اگر آپ اجازت دیں تو میں زرینہ کو اپنے گھر لے جاؤں، اس دوران آپ اس کے باپ کے بارے میں معلوم کروا لیں۔ میرے اختیارات بہت محدود ہیں اور میں اتنا بڑا قدم محض اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لیے سرجن نیاز احمد سے خصوصی اجازت طلب کرنی ہوگی، ڈاکٹر نے لودھی کو جواب دیا۔ سرجن نیاز میرے چچا زاد بھائی ہیں، لودھی نے انکشاف کیا۔ آپ ان سے میرے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر سرجن نیاز احمد کو فون کیا اور انہیں زرینہ والے کیس کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ سرجن نیاز نے لودھی کے باکردار ہونے کی تصدیق کی اور اس بات پر رضامند بھی ہو گئے کہ اگر لڑکی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس نے زرینہ سے پوچھا، کیا تم لودھی صاحب کے ساتھ جانے پر تیار ہو؟ میں تیار ہوں، زرینہ نے کہا۔ میری ایک درخواست اور ہے، میرے بھائیوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے ورنہ وہ میرے خلاف کوئی اور تدبیر کریں گے۔ ڈاکٹر نے زرینہ کو لودھی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور ایک آدمی کو زرینہ کے باپ کے بارے میں اس تاکید کے ساتھ پتہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا کہ چودھری عابد اور اشرف کو اس تفتیش کا علم نہ ہو۔ زرینہ کو لودھی کے گھر میں بڑا سکون محسوس ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ لودھی نے اپنی بیوی سے اس کی زبان درازی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی تو اسے اپنی زبان کی تیزی کا احساس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ بہت کم بولے گی۔ اس نے خوش اخلاقی کو اپنا شعار بنایا اور ہمہ وقت لودھی کی بوڑھی ماں کی خدمت میں حاضر رہنے لگی۔ 2 مہینے کے بعد لودھی نے ماں کے حکم پر زرینہ سے شادی کر لی۔ زرینہ چونکہ ایک ہولناک تجربے سے نکل کر آئی تھی، اس لیے اس کے اندر زبردست تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی خوش اخلاقی اور خدمت سے پورے سسرال کا دل جیت لیا۔ وہ شوہر کو وقتاً فوقتاً اپنے بھائیوں کی زیادتیوں کا حال سناتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لودھی کو اس کا بھائیوں سے ملنا پسند نہیں تھا، لیکن اپنے کیسے بھی ہوں یاد ضرور آتے۔ زرینہ اپنوں کی محبت سے مجبور ہو کر گھر آئی مگر پھر واپس نہ جا سکی۔ لودھی نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی جائیداد میں سے حصہ لینے یہاں آئی تھی؟ ملک صاحب، ہمیں جائیداد کی ضرورت نہیں تھی، زرینہ کو بھی جائیداد کا لالچ نہیں تھا، لیکن وہ اپنا حصہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ بھائیوں نے جائیداد کی وجہ سے اس پر ظلم کیا ہے، اس لیے وہ اپنا حصہ وصول کر کے رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بھائیوں کے ساتھ جائیداد کی بات ضرور کی ہوگی۔ میں نے لودھی کا تحریری بیان لے کر اسے رخصت کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں پوچھا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے نصف درجن آدمی ساتھ لیے اور چودھری برادران کی گرفتاری کے لیے ان کی حویلی پہنچ گیا، مگر دونوں بھائی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یا تو انہیں افتخار لودھی کی آمد کا علم ہو گیا تھا اور یا وہ اتفاقاً کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے عورتوں کو ایک طرف کر کے پوری حویلی کی تلاشی لی اور ملازموں سے پوچھ گچھ بھی کی۔ پتہ چلا دونوں بھائی دوپہر کے وقت کہیں گئے تھے اور یہ کہ گئے تھے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد واپس آئیں گے۔ حویلی میں عورتوں اور بچوں کے علاوہ چودھری عابد کا نوجوان سالہ بھی تھا۔ وہ لمبے قد کا خوش اخلاق نوجوان تھا، ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے اپنا نام جمال دین بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بھائی چودھری عابد علی کی زمین پر نگرانی وغیرہ کے فرائض انجام دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا دونوں بھائیوں نے زمین کا بٹوارا کر لیا ہے؟
ہاں جناب، یہ تو بڑی پرانی بات ہو چکی ہے۔ کتنی پرانی؟ زرینہ بی بی کے لاہور جانے کے بعد ہی دونوں نے زمین آدھی آدھی کر لی تھی، اس نے جواب دیا۔ پھر ہولے سے اضافہ کیا، زرینہ بی بی کے ادھر آنے کے بعد دونوں بھائیوں میں کچھ منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اچھا، بات کیا ہوئی تھی؟ وہ قدرے تامل کرتے ہوئے بولا، جناب میرا نام نہ آئے، چودھری اشرف آدمی ذرا اوکھا قسم کا ہے۔ فکر نہیں کرو، میں اسے ایک طرف لے گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ہولے سے بولا، زرینہ بی بی نے آتے ہی اپنا حصہ مانگ لیا تھا اور قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس نے لاہور میں کسی کھاتے پیتے آدمی سے شادی کر لی تھی اور بڑے روب داب سے بات کرتی تھی۔ چودھری عابد آدمی سمجھدار ہے، اس نے کہا کہ مقدمے بازی میں سب کا نقصان ہوگا، اس لیے زرینہ بی بی کا حصہ دے دینا چاہیے، لیکن اشرف علی راضی نہ ہوا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں بڑی تو تکار ہوئی۔ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔